इस बार हमारे सामने आप देख ही रहे हैं कि 9 महीने से हम लोग सड़कों के ऊपर हैं, आंदोलनरत हैं किसान। और सिसौली एक तरीके से इसके बीच में आवाज़ बनता जा रहा है किसानों की देश भर की। तो वहाँ पे हम लोग जमा हो रहे हैं आगे की रणनीति तय करने के लिए और अब तक जो कुछ हुआ है उस पर विचार विमर्श करने के लिए। सर, जो किसान वो कह रहे हैं कि ये जो पंचायत होने जा रही है 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के सिसौली में, ये एक ऐतिहासिक पंचायत होगी। वो दूसरी बात है कि सारी महापंचायतें ऐतिहासिक ही हुई हैं भारतीय किसान यूनियन की, लेकिन चूंकि किसान आंदोलन चल रहा है, 9-10 महीने हो गए हैं, तो ये कितना प्रभावी रहेगा यूपी के चुनाव को लेकर? देखिए, आपने ही अपने शब्दों में अभी कहा था कि प्रदेश की राजनीति को कई बार जो है मुजफ्फरनगर एक सेंसिटिव एरिया है और सक्रिय एरिया है, तो वहाँ से नई डायरेक्शन मिलती है। 2014 में मुजफ्फरनगर कांड, 2013 में मुजफ्फरनगर कांड के बाद ही भारत की राजनीति की दिशा बदली थी और इसकी फिज़ा में नफ़रत और जहर फैल गया था। अब वहीं से उसके ठीक होने का नंबर भी आ रहा है। सर, क्या लगता है जो पंचायत होने जा रही है, सरकार जो है रोज़ाना आपका जो है चीज़ें देख रहे हैं कि कहाँ गलती करें किसान, तो इस पंचायत को लेकर किसानों ने क्या नई मतलब अपनी तरीका अपना रहे हैं जिससे कोई किस तरह की कोई इसमें घटना ना हो पाए, दुर्घटना में तब्दील ना हो ये पंचायत, एक बड़ा मतलब एक मैसेज जाए सरकार में? देखिए, पहली चीज़, किसान मर्यादा का पालन करता है, किसान अनुशासन का पालन करता है। खेती किसानी जो है वो विधि के हिसाब से चलती है, प्रकृति की विधि के हिसाब से, और किसान बहुत आज्ञा पालन करने वाला, कानून का पालन करने वाला होता है। तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि वहाँ पे अराजक तत्व आके हम लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे। तो हम अपनी पहचान में रखेंगे कि सरकार इस तरीके की कोई हरकत ना करे या सत्तारूढ़ दल कोई इस तरह की हरकत ना करे कि वहाँ पे अराजक होने का या अनुशासनहीन होने का कोई आरोप लगे। तो बस हम उस कमी को रोकेंगे। जो पंचायत होगी इसमें अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए किसानों ने क्या तैयारी की हुई है? भाई, एक बात बताइए कि अगर सड़क पे जाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, इसके लिए आप क्या रुकावट करते हैं? आप संभल के ही तो चलेंगे। हम संभल के चल रहे हैं और नज़र रखेंगे कि सरकार कोई ऐसी हरकत ना करे, और अगर करे भी तो हम उसका संयम से जवाब दें, मर्यादा में रहते हुए जवाब दें, हम भड़काए में ना आए बस। लेकिन वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सर, बीजेपी के हैं जो, उन्होंने क्या थोड़ी सी अपना रुख अपनाया है कि वो जो है पुलिस को भी कह रहे हैं कि या तो तुम इनको सेंटर में कर दो वरना फिर हम कर देंगे। ये कुछ ऐसे बयान जो आ रहे हैं जनप्रतिनिधियों के, क्या कुछ वो बिगड़ सकता है माहौल उनको लेकर? देखिए, जनप्रतिनिधि जो हैं वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं समझ पाए हैं। वो आज नुमाइंदे हैं, हमारे नुमाइंदे, हमारे वोट से चुने गए थे पंचायत में, सबसे बड़ी पंचायत में हमारी बात कहने के लिए संसद में। लेकिन उन्होंने वहाँ जाके मंत्री की डांट खा के आके हमें समझाना शुरू कर दिया। ये तो ऐसे हो गया कि राम जी ने अंगद महाराज को भेजा दूध बना के, और रावण की डांट खा के अंगद महाराज राम जी को समझाने आ जाएं। ये जनप्रतिनिधि इस्तीफा दे के हमारे पास आते, हम इनकी बात को मानते। अगर ये वहाँ ये कहते मैं किसानों का बच्चा हूँ तो इस तरीके के आके मैं इनसे बात कर सकता हूँ, पहले इस्तीफा दूंगा तब हम इनकी बात मानते। लेकिन अब इनकी बात मानने का क्या मतलब बनता है? फिर एक पुलिस वालों को ये कहना, एसएसपी को थाने में बैठ के ये कहना कि आप पीछे हट जाइए। एक जनप्रतिनिधि का कहना, एक मंत्री का कहना, जिनकी जिम्मेवारी है विधि का शासन लागू करवाना। तो ये गुंडागर्दी की जो भाषा है, ये प्रोवोक करने वाली जो भाषा है, यही भाषा पे हमें एतराज़ है। लेकिन हम उसकी बैकग्राउंड समझते हैं। बाय प्रोफेशन, बाय क्वालिफिकेशन, बाय एजुकेशन, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मुजफ्फरनगर का जनप्रतिनिधि ढोर डॉक्टर है। वो ऐसी बात कर जाता है, उसे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि लोकतंत्रीय व्यवस्था क्या है। दूसरी चीज़, धमकाने की लैंग्वेज एक मंत्री की क्यों चल रही है? उसे समझना चाहिए वो हमारा ही अपना आदमी है, हमारा ही बच्चा है। राजनीति में ऐसे पक्ष नहीं लेने चाहिए, कौरव पांडव बन के नहीं खड़ा होना चाहिए, उसे मानना चाहिए। फिर दूसरी उसकी एक गलतफहमी, वो सोचता है कि सिसौली से किसान राजनीति, वो सोचता है ये लड़ाई जो है बालियान खाप की है। बालियानों की एक छोटी सी खाप है, जाट बहुत बड़ा ग्रुप है, 360 खाप हैं। जाटों से भी बहुत बड़ा ग्रुप है कृषि का, किसानों का। और अब तो जिनके लिए आंदोलन हो रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ हल वाले के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है, ज़मीन वाले के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है। अब आंदोलन हो रहा है हर उस व्यक्ति के लिए जिसके पेट पे लात पड़ेगी जब ये अनाज पूंजीपतियों के, गुजराती बनियों के अकाउंट उसमें खाते में चला जाएगा, उनके गोदामों में चला जाएगा। तो अगर संजीव बालियान साहब ये समझते हैं कि ये सिसौली की लड़ाई है, सिसौली में निपटी जा सकती है, बालियानों की लड़ाई है, बालियानों में निपटी जा सकती है, तो वो गलत सोच रहे हैं। और टिकैत साहब के सामने जो आज लड़ाई है, ये लड़ाई न कभी सर छोटू राम के सामने आई, न कभी ये लड़ाई
चौधरी चरण सिंह के सामने आई, न देवीलाल के, न चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सामने आई। ये लड़ाई वो लड़ाई है जिसके लिए 90 साल पहले शहीद भगत सिंह कह के मरा था कि पूंजीवाद से इस लड़ाई को हमने ना शुरू किया है और ना हमारे साथ ख़त्म होगी, हमारी आने वाली नस्लें भी इसे लड़ेंगी। तो इस वक्त एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई का केंद्र बिंदु बने हुए हैं टिकैत जी। इनका तो कुछ पता भी नहीं, बालियान साहब क्या है, एक मामूली से MP, 545 में से एक MP, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के खिलाफ भारत में संघर्ष छिड़ा हुआ है उसका केंद्र बिंदु हैं माननीय नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन। अब ऐसे समझ लीजिए आप, कहाँ मूंछ का बाल और कहाँ पूंछ का बाल। तो वो मूंछ के बाल है, हमारी शान के बाल हैं, और ये तो पूंछ है भैंस की सर पहन वो के। माइक पे जिस तरह से भाषा का यूज करते हैं, कहते हैं कप्तान साहब, वो एक MP की भाषा है क्या वाकई में? इस्तीफा दे के आ जाएं फिर बात कर लें ऐसे। उनके दिमाग के ऊपर देखिए, एक तो उनकी कुछ प्रवृत्ति रही है दबंगई की, गुंडागर्दी की, फिर उनकी सोबत बिगड़ गई, वो दंगइयों के साथ हो गए, तो वो ये सोचते हैं हर किसी को हड़का के काम कर लेंगे। हम उनसे ये कह रहे हैं आपकी असलियत पता चल जाएगी, आप मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, अब हमारी नुमाइंदगी से इस्तीफा दीजिए और फिर मैदान में आ जाइए, फिर देख लेंगे आपको। सर जो किसान है उन्होंने दिल्ली में संसद भी लगाई, भारतीय संसद के सापेक्ष लाल किला भी गए थे किसान, भारत बंद कर लिया, चक्का जाम कर लिया, अब ये पंचायत कर रहे हैं सिर्फ एक राज्य के एक डिस्ट्रिक्ट में। कितना ये इम्पैक्ट डालेगी सरकार की नीतियों पर? देखिए सरकार, आज सिसौली से बोली गई बात वो देश के किसानों की बात समझिए। सिसौली की आवाज़ नहीं है, सिसौली बोल रहा है, किसान को उसने आवाज़ दे दी है। ये यूपी की भी नहीं है, ये सब किसानों की, पूरे देश के किसानों की बात है। तो नीतियों पे तो असर पड़ेगा, नीतियों पे पड़ भी रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा। सरकार डिप्रेशन में है, अपने मंत्रिमंडल क्यों बदला उसने? इसके ये बल्ब फ्यूज़ लगे, हमारा कहना तो तुम्हारा फ्यूज़ ही उड़ गया है, तुम अपना प्रधानमंत्री बदल लो, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सर किसान 10 महीने होने जा रहे हैं किसान आंदोलन को, देश में आंदोलन चल रहा है बड़े पैमाने पर। किसानों ने बाकायदा कहा है कि हम पूंजीवाद का भी बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं, कंपनियां आ गई हैं किसानों को लूटने के लिए, ठगने के लिए। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने जो है करीब 1 दर्जन आधा दर्जन जो कंपनियां हैं सरकारी उपक्रम में, उनको ठेके पर दे दिया है, उनको बेच दिया है 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए केवल। क्या किसान दबाव नहीं बना पाए सरकार पर? झूठों के बीच में मूर्ख फंस गए हैं। हिंदुस्तान मूर्खों और धूर्तों का कॉकटेल है। 90% जनता को तो यही नहीं मालूम हो क्या रहा है। कुछ दिन पहले तक डिमोनेटाइजेशन, अब सब कुछ बेच के कह रहे हैं इसे मोनेटाइजेशन। ईमानदारी की बात है, 70 साल का बनाया हुआ जो 7 साल में इसने बेचा है। अगली सरकार में मुझे 7 दिन का टाइम दे देना, अगर पहली संसद के सदन के अंदर बैठ के इन गुजरातियों के हलक में हाथ डाल के सब ना निकाल लिया। कानून से बेच रहे हो, कानून से वापस ले लेंगे, एक बार संसद कब्जे में आने दो बस। तो सर क्या सोया हुआ है देश का जो आवाम है, जनता जो सोई हुई है? जनता को तो इतना भूखा करके मार दिया है। आप एक तरफ तरक्की की गाथाएं गाते हैं, हमने ये बना लिया, हमने ये बना लिया, हम ये बना लिया, दूसरी तरफ पैसे जमा करने के लिए आप सब कुछ बेच रहे हैं। और 80 करोड़ लोगों को, इनके हिसाब से 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। कहाँ है सच भारत का? भारत 5 किलो अनाज पे टिकने वाला देश बन गया है या 5 ट्रिलियन टेक की इकोनॉमी वाला देश? तो भारत ने नशा कर रखा है, ये बदहवास सा भाग रहा है। देखिए हम लोग गैर राजनीतिक हैं, उसी की सज़ा आज तक भुगतते चले आए हैं। हम पे 1000 साल का गुलामी का इतिहास है। अमृतसर में अभी वो गली बची हुई है, आज तो हम अपनी मूँछों पे ताव देते हैं, अपने तिलक पे ताव देते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम जाट हैं, हम गुर्जर हैं। अभी भी अमृतसर में वो गली है जहाँ एक डंडे के नीचे से इन सबको होकर गुजरना पड़ता था और अंग्रेज़ के हाथ में जूत होता था। हम अपना कॉमन साझा अतीत भूल गए हैं कि हम गुलामों की संतान हैं। हमें वो याद करके अब अपने देश के लिए लड़ना होगा। सर 15 अगस्त को मोदी जी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 100 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट कर देते हैं। कहाँ 100 लाख करोड़ और कहाँ 6 लाख करोड़ इकट्ठा करने के लिए मोदी जी 70 साल में बनाई हुई जो एक मतलब धरोहर है उनको निजी पूंजीपतियों को हवाले कर देते हैं। तो 100 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे तो तब क्या हाल होगा मोदी जी का? समझ लीजिए आप, फिर तो देश को टुकड़े टुकड़े करके बेचा जाएगा। पर चिंता की बात यह है ग्राहक कौन है। एक काम करें मोदी जी, अगर बेचने पे ही आमादा हैं तो भारत को अमेरिका का राज्य घोषित करवा लें।
उसे ही बेच दें इकट्ठा, क्या बुराई है भाई? आप खुद ही कह रहे हो 100 लाख करोड़ के लिए कितना बेचना पड़ेगा, जब 6 लाख करोड़ के लिए पूरे 70 साल की मेहनत जा रही है। लेकिन कह नहीं सकते हम, आज की तारीख में कड़वी हकीकत ये है, किसी बनिए से जाके बात करो तो उसके यहाँ तो दुगने तेल के पैसे आ रहे हैं। बनिए का बेटा सरहद पे मरने नहीं जाएगा। आज की तारीख तक कितने शव बनिए के घर पे पहुंचे हैं, कितनी बनेनियों ने अपनी छाती पीट के इस बात के लिए रोया है कि मेरा बेटा देश पे शहीद हो गया। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ना ये मेडल लाते, ना ये छाती पे गोली खाते। इन्हें तो गधे के लीज से गरम मसाले बनाने हैं, नकली दवाइयाँ बनानी है, मुनाफा कमाना है। तो बनिया तो पूरी तरीके से आप ये मानकर चलिए कि बनियों को ही देश बेचा जा रहा है। लाल किला भी डालमिया को बेचा गया है। चिलगोजे जैसा आदमी था, शादी का नंबर आया, भगत सिंह घर से भाग गया था। आज चिलगोजे जैसे भ्रष्ट करप्ट आदमी ने, जिसका वजूद नहीं था मर्द के रूप में, इसने 6 ब्याह करे थे आर के डालमिया ने। तो अय्याशी का दूसरा नाम बनिया है, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बनिया है, झूठी देशभक्ति का नाम बनिया है, धर्म भक्ति का नाम बनिया है। इस फ्रॉड से मुक्ति पालो। आज हिंदुस्तान को मुसलमान और तालिबान से इतना खतरा नहीं है जितना महाराजा अग्रसेन के इन 21 कुलों से है। इन्होंने बैंक लूट खाए। सर, हम जब भी आपसे बात करते हैं, पिछले किसान आंदोलन के दौरान जब से हम मिल रहे हैं, तब से आप जो बनिया बिरादरी है, जो जैन है चाहे गुप्ता है, आप उनके बहुत कड़वा बोलते हो। इसके पीछे क्या राज है? मैं कड़वा नहीं बोलता, सच बोलता हूँ। आपको कड़वा लगता है, सच कड़वा होता है। आप उठाइए, इतिहास उठा के देखिए, भारत के जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, उन सब की नींव उस टाइम पे पड़ी है हिंदुस्तान में, गुलाम हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान लूट रहा था। हिंदुस्तान, भारत माता के सारे जेवर अंग्रेज ने लूट के इंग्लैंड नहीं भेज दिए थे। इन बिरला पे भी रह गए थे, केडिया पे भी रह गए थे, मोदी पे भी रह गए थे, खेतान पे भी रह गए थे, झुंझुनवाला पे भी रह गए थे। हर बार जब देश डूबता है तब बनिया तरक्की करता। अब भी तो देश को डुबो के चंद बनियों को, अडानी बनिया नहीं है, अंबानी बनिया नहीं है। तो अगर मैं इनको कलेक्टिवली बनिया कह देता हूं तो इसका मेरा मतलब ये नहीं कि मेरे पड़ोस में रहने वाला बनिया भी उसके अंदर शामिल है जो परचून की दुकान चला रहा है। लेकिन सर, एक सवाल और आपसे छोटा सा, जो बागपत और बड़ौद के बनिया है ना, वो अक्सर ये कह देते हैं कि देखिए जाट जा रहा बेबुद्धि का आदमी है। ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा कहते ही चले आ रहे हैं, आज से थोड़ी। ये इन्होंने कहावत दे रखी थी, जाहिल जट। हमने मालूम करा ये जाहिल जट क्यों कहते हैं। भाई, देश पे मरने का नंबर आवे, अपना इकलौता बेटा बेच दे। रात दिन खेत में मेहनत करने के बाद जब फसल मांगने जाए तो लटकाने को मिलते हैं। तो इन्हें तो वो बेवकूफ़ गिनते ही हैं, इन्हें तो मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि समझते ही हैं। सदियों से ऐसा होता है। लेकिन इस किसान आंदोलन से क्या लगता है कि जाट अब समझदार हो चुका है? जाट ही नहीं, किसान समझदार हो चुका है। किसान समझदार हो चुका है। अब जाट की बिरादरी नहीं रह गई है। ये बालियानों वाली लड़ाई में मत पड़ो, अब किसान की लड़ाई है।